के कार्यक्रम जागरण वार्तालाप में आपका स्वागत है। मैं अनंत विजय हूं और जैसा आपको मालूम है कि दैनिक जागरण का ये उपक्रम हिंदी हैं हम, हमारी भाषा को लेकर, हमारी भाषा यानी हिंदी को लेकर, हिंदी को समृद्ध करने को लेकर और हिंदी के विभिन्न आयामों को लेकर हम अपने पाठकों के समक्ष उपस्थित होते हैं। इसी कड़ी में आज दैनिक जागरण वार्तालाप लेकर मैं आप सबके साथ उपस्थित हूं और आज मैं बात करूंगा वेब सीरीज की, वेब सीरीज और हिंदी की, वेब सीरीज और हिंदी साहित्य की, वेब सीरीज और हिंदी कविता की। आपको एक कविता सुनाता हूं, पहले 2-4 पंक्तियां सुनाता हूं। प्रेत आएगा, किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम पत्र, गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच नोच खाएगा, चोर आएगा तो चुराएगा प्रेम पत्र, जुआरी प्रेम पत्र पर ही दांव लगाएगा। ये बड़ी प्रसिद्ध कविता थी। आप अगर याद करें इस कविता को लेकर तो इसकी हिंदी साहित्य में खूब चर्चा हुई थी और इस कविता को लिखने वाले कवि को भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार इसी कविता पर मिला था। और आज मेरे साथ दैनिक जागरण वार्तालाप के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं इसी कविता के रचयिता बद्री नारायण जी। बद्री नारायण जी, आपका बहुत स्वागत है दैनिक जागरण हिंदी हम के वार्तालाप कार्यक्रम में। और आज आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि इतने वर्षों के बाद हम इस कविता की चर्चा क्यों कर रहे हैं। इस कविता की चर्चा इस वजह से आज हम कर रहे हैं क्योंकि दहाड़ एक वेब सीरीज आई है जिसमें सोनाक्षी सिन्हा हैं और उस वेब सीरीज में बद्री नारायण जी की ये कविता प्रेम पत्र को उसका फिल्मांकन किया गया है। तो हिंदी कविता को किसी वेब सीरीज में लेने की मतलब परंपरा तो नहीं रही है, गीत जरूर होते हैं, लेकिन कविता के माध्यम से किसी संवाद को या किसी कहानी को आगे बढ़ाना या किसी स्थिति को चित्रित करना, ये मुझे लगता है कि वेब सीरीज की दुनिया में और वेब सीरीज का जो इकोसिस्टम है उसमें एक घटना की तरह देखा जा रहा है। तो मैं इस पर ही आज बद्री नारायण जी से बात करूंगा। बद्री जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये क्या इस वेब सीरीज दहाड़ को बनाने वाले लोगों ने कैसे संपर्क किया आपसे? आनंद जी, पहले तो मैं बहुत आभारी हूँ, आपने इस विषय पर एक बातचीत रखी और दैनिक जागरण के जो श्रोता और दर्शक हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इसमें शामिल हैं। मैं एक दिन ऐसे ही टहल रहा था अपने इंस्टीट्यूट में, शाम को मैं वॉक करता हूँ, तो एक मुझे फ़ोन आया और वो फ़ोन एक लेडी का था। तो उन्होंने पूछा, आपने प्रेम पत्र कविता लिखी है? हमने कहा तो कैसे लिखी थी, क्या? तो मुझे लगा कि जैसे अखबार वाले हमसे बात करते रहते हैं वैसे कोई बात कर रहा है, तो मैंने उनको बताया होता है। फिर वो एक साल, फिर वो बात ख़त्म हो गई और फिर एक साल बाद लगभग उस एक दूसरा फ़ोन आया और वो भी उसी लेडी का फ़ोन रहा होगा शायद। उन्होंने बोला, मैं सुनीता राम बोल रही हूँ, अपना नाम उन्होंने बताया और बोला मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि ये कविता जो आपकी है इसको हम लोग अपने एक सीरियल बना रहे हैं, उस समय से कुछ नाम और था, उसमें लेना चाहते हैं। इसका नाम बाद में चेंज हुआ है, उसमें लेना चाहते हैं और हमारे जो राइटर्स हैं उनका मानना है कि ये कविता अपरिहार्य है उसके लिए, तो आप मुझे अनुमति दे सकते हैं? तो मैंने कहा कि दे सकते हैं। फिर वहीं से फिर बात शुरू हुई, फिर आगे बढ़ती गई, फिर उस कविता को लिया गया। बद्री जी, आपने उस महिला को जो इस कविता के बारे में बताया, हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि आपने बहुत युवावस्था में, युवा तो अभी भी हैं आप, लेकिन जब आपने आज से वर्षों पहले इस कविता को लिखा था। और बद्री नारायण जी के बारे में एक और बात बता दूं कि ये समाज विज्ञानी भी हैं और देश भर के तमाम हिंदी अंग्रेजी अखबारों में इनके राजनीतिक लेख भी प्रकाशित होते रहते हैं। इनका शोध बहुत गहरा रहता है, लेकिन कवि के रूप में भी इनकी समान ख्याति है और अभी जो वर्ष बीता है उस वर्ष के लिए इनको इनकी पुस्तक पर साहित्य अकेडमी का प्रतिष्ठित पुरस्कार भी मिला है। जी क्षमा करिएगा इस व्यवधान के लिए, लेकिन मुझे लगा कि दर्शकों को ये बात आपके बारे में बताना आवश्यक है। नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि ये कविता जब मैंने लिखी थी तब मैं पीएचडी कर रहा था और वो आप जानते हैं कि वो यूनिवर्सिटी का दौर होता है और यूनिवर्सिटी के दौर में प्रेम का दौर होता है। तो किसी भी कविता या रचना में कोई एक तत्व उसका कारण नहीं होता,
वो कई चीज़ें मिलके उसको बनाती हैं। तो एक तो प्रेम का एक्सपीरियंस रहता ही है आदमी के जीवन में और उसका पुट होता ही है। लेकिन मैं जब उस समय अमेरिका और इराक का युद्ध चल रहा था और उस समय एक खबर मैंने पढ़ी कि एक जहाज़ पत्थरों से भरा हुआ आ रहा था सैनिकों का, अमेरिकी सैनिकों का, और उसको मार दिया, उसको अटैक कर दिया गया और वो फिर जलने लगा। उसमें पत्र जलते हुए दिखाई पड़ रहे थे और वो अखबार में वो बड़ा ही कैची तस्वीर पत्रों के जलने का छपा था। तो उसने मुझे वो एक हिट किया और वहाँ से उस कविता का वो कविता निकली एक तरह से अगर कहें तो। और फिर उसमें प्रेम का एक्सपीरियंस, फिर सोशल हिस्ट्री ऑफ लव, यानी प्रेम की सामाजिक जो इतिहास है जिसमें प्रेम पर कितने खतरे हैं, प्रेम करना कितना कठिन है। एक पॉलिटिशियन थे, अभी उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो विचारक भी थे, वो कहते थे कि जिस समाज में प्रेम करना, जिस समाज में एक दूसरे से इतनी ज़्यादा दूरियां हैं, उसमें प्रेम करना भी एक क्रांतिकारी कदम है। यानी और केदार जी हमारे बहुत अच्छे कवि हिंदी के, वो कहते थे कि प्रेम एक तरह से प्रेम और क्रांति एक ही सिक्के के दो पहलू हुआ करते हैं। यानी लेकिन हिंदी कविता में लंबे समय तक प्रेम का नकार था, आपको पता ही है, मुझसे ज़्यादा जानते हैं आप। तो उस समय जब ये मैंने कविता बहुत तरह के एक्सपीरियंसेस से कविता बनी और अच्छी कविता बन जाती है, उसके लिए आपको सयास कोशिशें नहीं करनी होती हैं। और वो कविता बनी और बनी तो जब बनी तब बहुत तरह के रिएक्शंस आए और उसमें जो रिएक्शंस था कि जो हमारे कॉन्वेंशनल लेफ्ट जो उसमें हमारे बहुत ही करीबी लोग थे, जो हमारे टीचर भी थे, गुरु भी थे। बिहार का मैं रहने वाला हूँ, तो मैं जिस शहर में पढ़ता था हाई स्कूल के बाद से, तो वहाँ के हमारे टीचर्स थे, तो वो लोग बहुत नाराज़ होते थे, अरे क्या लिख रहे हो, ये प्रेम की कविता लिख रहे हो। क्योंकि उस समय तो जो प्रोग्रेसिव पोएम मतलब रिवोल्यूशन, मतलब वो उस तरह का था। लेकिन वही मैं कहता हूँ, तो हम लोग डिफेंड करते थे, केदार जी उसमें बहुत सहयोगी होते थे हम लोगों को, क्योंकि उन्होंने ही इसको अवार्ड भी दिया था। तो कि प्रेम और क्रांति एक सिक्के के दो पहलू की तरह होते हैं जीवन में, तो कोई भी बड़ा परिवर्तन जीवन में बिना प्रेम के संभव नहीं होता। तो मैंने उस समय ये कविता एक तरह से सोशल एक्सपीरियंस ऑफ लव विथ इंटरनेशनल हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड डेंजर्स ऑन डेलिकेट रिलेशनशिप। कहते हैं ना, एक डेलिकेट रिलेशनशिप जो होता है, क्योंकि चाहे वो सैनिक हो, चाहे विक्टिम हो या मारने वाला हो, दोनों के जीवन में एक पारिवारिक संबंध होते हैं और पत्र उसमें एक बहुत बड़ा कनेक्ट होता है। तब उस समय ये मोबाइल नहीं था और हमारा ये सब स्मार्टफोन नहीं था, तो पत्र ही, हम लोग पत्र के दौर के लोग हैं और वो उस समय पत्र बहुत ज़रूरी था। इस कविता को पढ़ते हुए एक चीज़, और जो वेब सीरीज़ में दहाड़ में भी वो उसी तरह से जब वो लड़की दौड़ते हुए अंदर घुसती है और फिर बाहर निकलती है और ये कविता चल रही होती है उस समय, तो इस कविता को पढ़ते हुए, और मैंने इसको पहले भी पढ़ा था, कई बार पढ़ा था, लेकिन अब जब आपसे बातचीत करने के लिए मैं आ रहा था, तो मैंने जब इसको पढ़ा तो मुझे अचानक से लगा कि शुरुआती पंक्तियों में वो पीएचडी करने वाला एक लड़का जिसकी बात आप कर रहे हैं कि कविता लिख रहा है, लेकिन उसमें थोड़ा सा मुझे वो एक किशोर अवस्था दिखाई देती है। जब आप किताबों से प्रेम पत्र निकालने की बात करते हैं, चील उसको नोचने की बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें एक प्रौढ़ता दिखाई देती है प्रेम में। जैसे जैसे आप आएंगे, जैसे झिंगुर आएंगे तो प्रेम पत्र ही चाटेंगे, या सप्तर्षि, मछली और मनु सब वेद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र। तो ये मुझे लगता है कि एक ही कविता में, जिसको आप कविता की विकास यात्रा कह सकते हैं या कवि का किशोर से प्रौढ़ होना, ये मुझे अभी लगा। हो सकता है इस कविता पर चर्चा करते समय लोगों ने ऐसा कहा होगा, क्या ऐसा कुछ, मतलब इतनी प्रौढ़ता और फिर किशोर वय वाली पंक्तियां शुरुआत में लेके, इसके पीछे कुछ सोचा था आपने, या बस आपने जो महसूस किया, वो जो योगी होगा पहला वो कवि, ऐसी कोई बात थी? नहीं, देखिए अरुण जी, बहुत आप अच्छा, एक तरह से आपने उस कविता का जो इवोल्यूशन का एनालिसिस कर रहे हैं, और बहुत ही एक टेक्सचुअल एनालिसिस में प्रायः क्रिटिक ऐसा नहीं करते हैं, करना चाहिए। मेरे साथ क्या है, हर कवि का एक अपना मन होता है। जो मेरा मन है वो बहुत, जिसको कहते हैं ना, वल्नरेबल किस्म का मन है, जिसमें
कोमल भावनाएं, बचपन, जो मेमोरीज है, स्मृतियों का मन है। तो स्मृतियों के मन में हमारा जो किशोर वय है और उसकी जो एक्सपीरियंस, जो वानगी है, वो हमेशा रहती ही है। और साथ साथ जब हम एक इंटेलेक्चुअल यात्रा करते हैं तो एक इंटेलेक्चुअलनेस भी विकसित होती है। जैसे जब हम उसमें कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना जैसी बात कह रहे हैं, या कोई प्रलय के दिनों में सप्तर्षि में, वो एक हिस्ट्री, एक हमारा मेटाफर है जो जहाँ से हम लेते हैं, तो वो एक इंटेलेक्ट से हमें पाया है। लेकिन जो मूल जो एक्सपीरियंस है वो तो किशोर का ही एक्सपीरियंस है, प्रेम ही है। और किताब, हम लोगों ने तो किताब का ही दौर देखा है प्रेम, जिसमें किताब में ही प्रेम पत्र रखे जाते थे, छुपाने कोई और जगह नहीं होती थी आपके पास। और किताबों के जरिए ही प्रेम पत्र का आदान भी होता था। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हुआ बद्रीनारायण जी कि आपने ये कविता ऐसे दौर में लिखी, नहीं तो अगर आप अभी ये पंक्तियां लिखे होते, कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना, मैं निपट अकेला, कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र, तो कुछ और ही अर्थ निकलता इसका। रोम और मदीना का राजनीतिक अर्थ भी निकाले जा सकते थे। मैं एक बात आपको, जैसे कई सारे कवि हिंदी के हैं, उनके लिए उत्साह की बात भी है, और हिंदी के लिए भी उत्साह की बात है कि हिंदी की एक कविता फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आम तौर पर हिंदी के जितने लेखक गए सबका अनुभव बहुत बुरा रहा। प्रेमचंद से लेकर, प्रेमचंद ने तो कहा ही था कि मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे अगर मिल मजदूर देखने फिल्म चले जाओगे। आपका अनुभव इस फिल्म इंडस्ट्री को लेकर कैसा रहा, इस कविता के वेब सीरीज में आरोप प्रक्षेपित होने को लेकर? ये मुझे तो एक तो जो यानी कविता के आने के पहले का जो संवाद था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो लोग बहुत रिस्पेक्ट के साथ मुझे जोड़ रहे थे, कहीं उसमें वो नहीं था। बस एक मुझे ये लगा कि कवि का नाम भी किसी तरह से आ सकता है टेक्स्ट में तो बहुत अच्छा होता, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद स्क्रिप्ट की अपनी प्रॉब्लम होती होगी, जिसमें नाम लाना, वो पूरे वो जिस तरह से इन्होंने यूज किया है उसमें शायद नाम के आने से शायद वो टूटता, कुछ होगा कारण, कोई कंपल्सन होगा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह का मुझे बहुत मैं सिद्धस्थ व्यक्ति नहीं हूँ, तो उसमें मैंने कोई शर्त नहीं लगाई या ऐसा नहीं लगाया, लेकिन वो होता तो पाठकों, दर्शकों को बहुत सुविधा होती। कि अब कई ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं कि भाई हमने तो देखा, फिर उस कविता को हम ढूंढने लगे गूगल पे कि किसकी है, फिर मुझे पता चला कि ये कविता है। तो वो ढूंढना नहीं पड़ता, लोगों को पहले पता चल जाता है कि ये कविता किसकी है और क्या है। तो एक तो ये है। दूसरा क्या है कि जिस तरह से इसको पिक्चराइज किया गया है उसमें दो तरह के मत हैं। हमारे जो ट्रेडिशनल हमारे पाठक हैं, फॉलोअर्स हैं, उनका कहना है भाई ये तो बहुत कोमल कविता है, इसका इस तरह के सीन के लिए इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, उनको शायद अच्छा नहीं लगता। लेकिन विजय वर्मा जो जिन्होंने रिसाइट किया है और जो कैरेक्टर हैं उसमें वो बहुत ही कोल्ड, जो जिसमें जो सारी जो दुर्घटनाएं होती हैं वो करने वाला जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो। तो वो कहते हैं कि मैंने एक प्रेम रस की कविता को एक भयानक डिपिक्ट करने के लिए यूज किया है, और ये हमारे सामने एक क्रिएटिव चैलेंज था कि कैसे उसको हम, लेकिन आई लव दैट टू डू दैट। तो यहाँ मुझे लगता है एक नया अर्थ शायद उन्होंने अपनी तरह से देने की कोशिश करी है। और एक और इसमें, जैसे हम लोग लिखते हैं तो अकेला होने का मतलब लगता है कि भाई लड़की संघर्ष में साथ नहीं दे पा रही है, तो लड़का ही या लड़का नहीं साथ दे पा रहा है पिता के खिलाफ, तो लड़की उस प्रेम पत्र को बचाएगी। इसमें वो कैरेक्टर खुद ही प्रेम का विरोधी है, यानी वो प्रेम करता है और प्रेम करके उन लड़कियों को वो मार देता है। तो उसमें तो सीधे रूप से जो लड़कियां हैं वो प्रेम बचाने वाली, एक अकेला कैसे बचाऊंगा प्रेम पत्र की जगह कैसे बचाऊंगी प्रेम पत्र होना चाहिए, क्योंकि उसमें लड़कियां ही प्रेम पत्र बचा रही हैं, वो घर से भागती हैं उन प्रेम पत्र के लिए। तो ये एक नया मीनिंग है जो इस डिपिक्शन से उभरता है। लेकिन एक विवाद है, यानी हमारे पाठकों का एक बड़ा वर्ग कहता है कि भाई इससे अर्थ टूटता है, लेकिन उनका कहना है कि इससे नया अर्थ बनता है। जैसे मुझे पता है कोई एक फिल्म जिसमें कि एक मर्डर के समय वो एक ध्रुपद बजाया जा रहा है बहुत धीमे धीमे। तो ये फिल्म आप बेहतर जानते हैं, चूँकि आप फिल्म में क्रिटिक है, कि वो अपने माध्यम होते हैं, हाँ, माध्यम की मांग होती है और अपने ढंग से वो इन्वेंट करते हैं, वो हम लोगों का माध्यम नहीं है।
हमारा तो माध्यम सीधा सपाट साहित्य का माध्यम होता है, तो इसलिए शायद वहाँ की अपनी वो होगी। तो मुझे एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और सबसे बड़ी बात है कि कविता को क्या चाहिए, पाठक चाहिए, श्रोता चाहिए। तो अगर किसी फिल्म के माध्यम से कोई कविता इतनी बड़े उसको सुनी जा रही हो तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। मुझे अच्छा इससे अनुभव हुआ। एक बात व्यक्तिगत है, लेकिन मैं अपना लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ पूछने के लिए बद्री नारायण जी, ये कविता किसी के लिए लिखी थी आपने? मतलब आपने इराक वाली बात तो बताई, लेकिन क्या आपकी कोई प्रेमिका थी जिस किताब? प्रेमिका तो होगी, कवि बिना प्रेमिका के कविता का तो प्रेम तो होता ही है। और मुझे लगता है कि वो एक शक्ति है और जीवन में तो प्रेम तो इसका कहते हैं जो एक्सपीरियंस है वो तो प्रेम का ही है। यानी प्रेम से ही वो सारे प्रतीक जुड़ते हैं, लेकिन प्रतीकों का आना दूसरे माध्यमों से भी संभव होता है। क्योंकि एक ऐसे कवि ने आपका समर्थन भी किया इस कविता को लेके और पुरस्कृत भी किया जो एक प्रेमी कवि के रूप में जाने जाते, उनका भी कोमल हृदय हिंदी साहित्य को, मैं केदार जी की बात कर रहा हूँ। इस कविता पर बात करते हुए और इस कविता के लेखन काल पर बात करते हुए आपने एक पंक्ति कही कि उस दौर में प्रेम का नकार था। बिल्कुल। इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए, इसको थोड़ा व्याख्यायित करिए दर्शकों के लिए कि उस कैसे प्रेम का नकार था। देखिए आप, ये दौर था 80 से 90 के बीच का, 90, 92, 93, 95 के पहले का दौर था। और उस समय जो साहित्य में जो प्रोग्रेसिव डिस्कोर्स था, स्पेशली जो डेमोक्रेटिक राइटर्स एसोसिएशन, हम सब लोग उनसे जुड़े ही हुए थे और उन दौरान हम लोग कविताएं लिखते थे। तो गोष्ठियाँ होती थी, गोष्ठियों तो उस समय आप कविताओं जो छपती थी कविताएं आप देख लीजिए, उसमें प्रेम न के बराबर होता था। उस समय कविता एक माध्यम था जिससे कि आप रिवोल्यूशन को एक्वायर करिए, जो एक प्रोलेटारियत के जो सत्ता है उसको एक्वायर करिए, उसकी कविता लिखिए। वही उनके लिए उस समय का प्रेम कह लीजिए, चाहे जो भी था, एक था जो कि कम्युनिस्ट जो इंस्पिरेशन से पैदा होता था। बिल्कुल। तो लेकिन क्या हुआ कि जब हम लोग आए, अच्छा उस समय जो कवि लिख रहे थे, बहुत बड़े कवि, बहुत अच्छी कविताएं लिख रहे थे, लेकिन साथ साथ ऐसे कवि भी थे जो बड़े कवि थे और वो इस तरह की कविताएं भी लिख, जैसे केदार जी उसमें रिप्रेजेंट करते थे। यानी स्वर नहीं था उसमें, सेल्फ नहीं था उन कविताओं में। हमने भी वैसे बहुत सारी कविताएं लिखी, उसमें सेल्फ नहीं था, यानी आत्म एक्सपीरियंस नहीं था। तो जब हम लोग आए तो हम लोगों ने, हम ही नहीं, हमारे साथ 4-5 कवियों का 90s के दौर में, एक कांत श्रीवास्तव में, नवल शुक्ल, बहुत सारे कवि उस समय आए थे जो एक तरह से लोक और प्रेम यानी अपनी स्व को उन्होंने अपनी कविताओं में लाना शुरू किया। तो ये बहुत खटकता था उस समय के आलोचकों को, जो बड़े आलोचक थे जो प्रोग्रेसिव, वो कहते थे कि ये तो कविता का डेविएशन है। और वो केदार जी को भी डेविएशन का वो मानते थे। एक घड़ा था ऐसा, सब नहीं थे, तो केदार जी पर बहुत अटैक करते थे। जब इस कविता को पुरस्कार मिला तो आरा में एक गोष्ठी हुई और उसमें 2 आलोचकों में विवाद खड़ा हो गया। एक ने मुझ पर अटैक किया कि ये तो कविता को गलत रास्ते पे ले जाना है, क्योंकि ये प्रेम जैसी चीज़ ये नहीं आनी चाहिए कविता में। कविता तो एक सोशल क्रांति की चीज़ है। दूसरी तरफ एक आलोचक थे, वो भी प्रोग्रेसिव ही थे, उन्होंने उसको कॉन्टेस्ट किया, यानी नंदकिशोर नवल जी ने उसके इस कविता के पक्ष में लेख लिखा, वहाँ भी बोला और लिखा भी, भृगुनंदन त्रिपाठी। इस तरह से कई लोग थे जो इसको उस समय भी इस विकास को देख रहे थे कि ये होना चाहिए, ऐसा मानते थे। लेकिन जो एक घड़ा था जो एकदम क्रिटिक था और वो बहुत ही अटैक, मतलब मेरा तो समझिए उसके बाद से उन्होंने अपनी पंक्ति से निकाल दी थी मुझे, अपनी जात से छाड़ देना इसको कहते हैं ना कि भाई ये तो डेविएट हो गया कभी। लेकिन केदार जी बहुत उस मामले में, केदार जी ने बहुत समर्थन किया इस तरह के उसको। तो क्या हम माने कि आपकी ये जो प्रेम पर लिखी कविता है ये क्रांति में बाधा पैदा कर रही थी? नहीं, वो वहाँ पर अगेन मैं वो केदार जी को ही कोट करना चाहता हूँ, या ये वो जो अभी मैं नाम बोल रहा हूँ, एक अफ्रीकन पोइट हैं जो वहाँ के प्रेसिडेंट भी हुए, अभी नाम याद आ जाएगा अपने देश का। तो उनसे भी पूछा गया, वो शायद JNU में ही आए थे, तो किसी ने पूछा था, तो वो प्रेम कविता, उनकी बहुत अच्छी प्रेम कविताएँ हैं। तो उनसे पूछा किसी ने कि भाई आप प्रेम कविताएं लिखते हैं और वैसे तो आप क्रांतिकारी हैं। उन्होंने बोला कि प्रेम और क्रांति एक सिक्के के 2 पहलू हैं। और ये बात मुझे केदार जी ने ही बताई थी।
तो ये दोनों में कोई द्वैध नहीं था। लेकिन मेरा कहना है आनंद जी कि क्रांति भी क्यों, हर क्रांति क्या करती है, दो ग्रेट होप क्रिएट करती है। ग्रेट होप में क्या है, एक ग्रेट होप है पैराडाइज का और दूसरा मुक्ति का, इंसॉल्वेंट और एंड पैराडाइज। उसको लगता है कि आप बदल जाएगा, पूरा गरीब एकदम राजा हो जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो ये जो ग्रेट होप है वो एक तरह की फैलेसी क्रिएट करती है। मेरा कहना है कि क्रांति जो है वो एक तरह से संभव ही नहीं होती जीवन में। जो भी क्रांतियां होती हैं वो एक तरह से एक प्रतिक्रांति की तरह, एक तरह से डोमिनेंस की तरफ ही ले जाती। चाहे आप कम्युनिस्ट रिवोल्यूशंस कहीं भी हुए हैं वो देख लीजिए, चीन देख लीजिए, रूस देख लीजिए, तो क्रांति एक तरह की यूटोपिया में आपको ले जाती है। प्रेम जो है वो एक आपको एक ग्रेट होप नहीं, एक ग्रेट एक्सपीरियंस की तरफ ले जाती है, जो साहित्य के लिए जरूरी है। यानी क्रांति से ज़्यादा मुझे लगता है कि प्रेम जरूरी है साहित्य के लिए, क्योंकि वो आपको एक ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमैनिटी, क्योंकि वो ढाई आखर प्रेम का जो ढाई आखर का जो सच है वही साहित्य का बड़ा सच है। अब मैं थोड़ा सा साहित्य की जो राजनीति आपको लेकर इन दिनों चल रही है, क्योंकि आपने तो प्रेम का परचम उसी समय लहरा दिया था और प्रेम का नकार, हालांकि और कई सारी कविताओं में आपके उसी धारा की ओर बहते हुए दिखाई आप भी देते हैं। लेकिन क्या कारण है कि जो प्रगतिशील तबका है वो उसमें से कुछ लोगों ने उस समय भी आपको, जिसको कहते हैं कि अपने खेमे से बाहर करने की कोशिश की थी, और इन दिनों तो आप पर जितने आक्रमण हो रहे हैं कवि के रूप में, जब साहित्य अकादमी पुरस्कार आपको मिला, या जब अब तो इसको लेकर भी होगा कि आप जो एक पूंजीवादी व्यवस्था है उसके पोषक हो गए हैं, उसी माध्यम में आपकी कविताएं चली गई हैं और लोग पुरानी बातों को भी याद करेंगे। तो आपको ये क्या आप हिंदी साहित्य के एक विकास के, इवोल्यूशन के, तो विकास के तौर पर देखते हैं, या इसमें आपको कुछ लगता है कि मतलब कुछ लोग कुएं के मेढक हो गए हैं जो पूरी दुनिया को देखना नहीं चाहते, हकीकत से मुंह मोड़ना चाहते हैं, वो वास्तविकता की बात करते हैं लेकिन वास्तविकता से मुंह चुराते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि आपने उस डायग्नोज कर लिया प्रॉब्लम को कि उसी धारा में एक तरफ वो लोग थे जो जीवन, यानी साहित्य में जीवन की समझदारी और जो जीवन को समझते थे और उसकी कविताएं भी लिखते थे और उसकी आलोचनाएं भी लिखते थे। लेकिन उसी में एक वर्ग वो था जो सोशल एक्टिविस्ट था, जो राइटर के नाम पर, राइटर का चोगा पहने हुए सोशल एक्टिविस्ट था। वो एक तरह से या एक्टिविस्ट बनने का क्लेम करता था, जिसके पास साहित्य की जो संघनित दृष्टि थी वो नहीं थी। तो वो लगातार इस तरह की नई प्रवृत्तियों को नकार करता था और वो बाहर करता था। अब जो अभी क्या हुआ है कि सोशल मीडिया के आने से हर वो जो इसमें जेलसी कारण होता है, उसमें आप जब भी कोई नए रास्ते की तरफ जाते हैं तो नया रास्ता लोगों को समझ में नहीं आती, या नई तरह की कविता नहीं समझ में आती तो वो आपकी क्रिटिक करते हैं। और कॉन्वेंशनल, वही जो आपने कहा ना कि रियलिटी से मुंह मोड़ना, समाज में जो चीज़ें, देखिए हम समाज में, हमारी आलोचना में एक बड़ा कारण हमारा समाज विज्ञान है जो मैं लिखता हूँ कविता के साथ साथ। तो मैं जो कह रहा हूँ वो जो हो रहा है समाज में, पॉलिटिक्स, एक तो मैं पॉलिटिक्स हैंडल करता हूँ जो बहुत ही कठिन होता है और जिसमें पक्ष विपक्ष जल्दी बन जाता है, तो हमारे दुश्मन भी बहुत जल्दी बन जाते हैं। लेकिन हमारा कहना है कि जो सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे हैं, एक समाज वैज्ञानिक का काम है उसको देखना और उसको दिखाना। वो अगर मान लीजिए कहीं कोई जीत रहा है तो हमें बताना पड़ेगा कि जीतने का कारण क्या है। कोई हार रहा है तो उसके हारने का भी कारण बताना पड़ेगा। तो इसके कारण लोगों को लगता है मैं तो इस विचार से जुड़ गया हूँ, मैं तो उस विचार से जुड़ गया हूँ। तो एक तरह की कुंद दृष्टि, छोटी दृष्टि, नैरोनेस। अच्छा, अब तो बहुत तरह की नैरोनेस आ गई हैं। आप याद करिए कि 90s के समय हिंदी साहित्य का भी कितना व्यापक फलक था, दुश्मनियाँ इतनी नहीं थी। अब तो हर आदमी एक दूसरे का दुश्मन, कोई कास्ट के नाम पर लेकर बैठा हुआ है, कोई कम्युनिटी के नाम पे लेकर बैठा हुआ है, कोई विचार के नाम पे लेकर बैठा हुआ। इतना डिवाइसिव
यानी साहित्य में इतना डिवीज़न, इतना डिवाइसिव सिचुएशन हमने कभी, मेरे लिए तो है ही है, मुझे तो वो सूली पे टांग दें उनको, उनका चले तो, लेकिन औरों के लिए भी है। मुझे लगता है कि एक लोग बहुत सफोकेटेड फील कर रहे हैं, जो एक तरह से पतन सोशल मीडिया में जो एक तरह से रुकावट, रूढ़ता, क्रुएलिटी, जो हिंसा, भाषा की हिंसा दिखाई पड़ रही है उसके कारण। मैं आपको लगातार फॉलो कर रहा हूं और आपने अभी उसका उत्तर दे दिया, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार चाहता हूं बद्रीनारायण जी इसमें। आप पहले जो हमारा समाज था वो बद्रीनारायण को एक कम्युनिस्ट पोएट के तौर पर देखता रहा, उसके बाद आप दलित चिंतक हुए, उसके बाद आप कांग्रेस विचारक हुए और इन दिनों आप संघ के विचारक हो गए हैं। तो ये जो विचारधारा है, हालांकि आपने हल्का सा जिक्र किया कि जो समाज में घट रहा है उसको दिखाना हमारा काम है, और इसको लेकर आप पर बहुत आक्रमण हुए। तो इसको लेकर जो आक्रमण हुए वो नासमझी में हुए कि आपको लक्ष्य करके ऐसा कुछ किया जाता है कि बद्रीनारायण जो कि समाज में या करियर में ऊपर जा रहे हैं तो उनको नीचे खींच लो? ये प्रगतिशीलता के नाम पर जो खींचतान चलती है उसको कैसे आप देखते हैं? मुझे लगता है आनंद जी, आप मुझसे बेहतर इस सोशल स्फेयर को समझते हैं। दोनों ही तरह की बातें हैं। एक तो ईर्ष्या बहुत ज़्यादा। अच्छा, ईर्ष्या क्या है कि चूँकि अब मैं तो जो लोग मुझसे मिले भी नहीं हैं, जिन्होंने हमें देखा भी नहीं है, वो भी गालियाँ, मतलब वो भी बंदूक ताने रहते हैं। और पता नहीं क्या है, या तो मेरे कहते हैं ना ग्रह होते हैं, ग्रह में शायद इस तरह की अपेक्षाएं निहित हो। लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा कारण ये है कि जब आप पब्लिक फिगर बनते हैं, तो जैसे आप खुद भी हैं, तो आपको बहुत सारे लोग घर में बैठ के आपको या तो तारीफ करते हैं या गालियाँ देते हैं। आनंद विजय ने आज क्या लिख दिया, देखिए आनंद विजय ने तो वाक्स्वाद का अधिशत लिख दिया, तो वो उसके कारण भी दुश्मन बन जाते हैं जान के। तीसरा कारण है कि साहित्य में इस समय बहुत ज़्यादा साहित्य कम हो गया है, एक्टिविज्म ज़्यादा हो गई है। दे आर नॉट लिटरेटर्स, दे आर लिटरेरी एक्टिविस्ट। साहित्य का और वो जो एक्टिविस्ट है वो बहुत नैरो होता है। यानी एक्टिविस्ट जो पहले के एक्टिविस्ट थे जिनमें त्याग, तपस्या, वो सब नहीं है। घरों में बैठ के सोशल मीडिया पर आपको गाली दे देना। तो ईर्ष्या तो एक तत्व है साथ और ईर्ष्या इसलिए भी क्योंकि आप पब्लिक फिगर है। ईर्ष्या इसलिए भी कि आप साहित्य में क्या होता है कि एक हमारे बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सुनाऊं। जब हम आरा में रहते थे तो एक सीपीएम के वहाँ के सेक्रेटरी थे, तो आते थे मिलने, तो वो एकदम गंदा कपड़ा पहने हुए और दतवन से मुंह धोते हुए आते थे। दूर से आते थे, तो वहाँ से वहाँ तक दतवन से मुंह धोते हुए आते थे। उनको लगता था कि कॉम्युनिस्ट को ऐसे ही होना चाहिए। वैसे ही है कि साहित्यकार को ऐसे ही होना चाहिए। साहित्यकार ने अगर अच्छा कपड़ा पहन लिया, या साहित्यकार अगर मान लीजिए किसी और के साथ, बड़े आदमी के साथ उसकी संवाद है या दोस्ती है, तो उनको बुरा लगता है कि भाई ऐसा क्यों है। दूसरा जो आपने कहा कि ये जो विचारों में कभी ये कभी वो, ये जो यात्रा आप देख रहे हैं, वो यात्रा एक तरह से हमारी समाज वैज्ञानिक काम में जो सोशल रियलिटी में चेंजेज आए हैं। देखिए, शुरू में वामपंथी विचारों से प्रभावित, क्योंकि हमारा में रहते थे, वो सोशल मूवमेंट का पूरा तो उस तरह के विचार का गढ़ रहा था, तो उसका प्रभाव आना स्वाभाविक था। आगे हम बढ़े, हम इलाहाबाद आए तो वहाँ नए तरह की दुनिया से हमारा साक्षात्कार हुआ। दलित मूवमेंट पर उस समय बीएसपी मूवमेंट वहाँ राइज कर रही थी, उसको हम लोग अध्ययन कर रहे थे। काशीराम जी इलाहाबाद बहुत आते थे, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था। तो बीएसपी मूवमेंट बन रही थी, तो हम बीएसपी मूवमेंट को डॉक्यूमेंट कर रहे थे। तो डॉक्यूमेंट करना, लिखना, अच्छा मैं चूँकि पोएट हूँ तो मैं न्यूट्रलिटी तो मेंटेन करता हूँ, लेकिन साथ साथ एक इंटेंस इमोशन भी होता है मेरे सोशल साइंस की राइटिंग में। तो वो हम लिखते रहे। 20 साल तक हमने उस मूवमेंट को अध्ययन किया, उसको व्याख्यायित किया मीडिया में और अपने रिसर्च के कामों में। फिर कांग्रेस का उस समय आगमन होता है, जिसके कारण लोग तो कांग्रेस जब आई तो राहुल गांधी एक उस समय यूपी में, हमारा चूँकि यूपी सेंटर्ड, बिहार सेंट्रिक स्टडी होती है, तो वो एक तरह से नया स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे थे। पहली बार उनको 22 एमपी का सीट आ गया था, तो हम लोग को लगा था कि कोई बड़ा चेंज होने जा रहा है। तो हम लोग उसको समझने की कोशिश कर रहे थे क्या चेंज आ रहा है। वो नहीं आ पाया, उनके फेल्योर्स होने लगे, तो उसको भी हमें कहना था। अब बीजेपी की राइज हुई। जब बीजेपी की राइज हुई तो कौन समाज वैज्ञानिक ये कह सकता है कि बीजेपी की राइज नहीं हुई? और जब राइज नहीं हुई तो उसका कारण क्या है, ये हमें बताना ही होगा।
कारण में हमें हिंदुत्व की व्याख्या करनी होगी, हिंदुत्व की शक्ति की व्याख्या करनी होगी। हमें कारण में बताना होगा कि मोदी, एक बार मैंने हिंदुस्तान में एक लेख लिखा, उसमें मैंने लिख दिया कि मोदी जी के जो बेहतर संवाद शक्ति है, उसमें इतनी गालियां देने, एक शब्द सिर्फ बेहतर संवाद शक्ति ली, इतनी गालियां दी गई मुझे। आज वही बात अगर इंडियन एक्सप्रेस में कोई लिखता है और वो कहता है तो उसको गालियां नहीं देते। हिंदी में हमको गालियां दी, तो अब एक शब्द लिखने के कारण, तो कौन कह सकता है कि आज विरोधी भी कहने लगे हैं। क्या नाम है जिसका, जो अभी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो प्रताप भानु के बाद जो दूसरे वाले हैं, जो योगेंद्र के साथ काम करते थे, मैं अभी नाम भूल रहा हूँ। अच्छा। लिखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में लगातार। सफारी वाला? नहीं, जो पूना वाले हैं ना, पूना के, मैंने अभी नाम, तो उन्होंने भी हाल में लेख लिखा जिसमें कर्नाटक इलेक्शन पर, तो उन्होंने बोला कि भाई मोदी का जो मोदी जब मास्टर कैंपेन है, मास्टर ओरेटर, तो वो कहते हैं तो आप गालियां नहीं देते हैं। मैं कहता हूं तो क्योंकि मैं आपको लगता है कि हमारे बीच का आदमी गया है और ये मोदी की तारीफ कर रहा है। भाई हम जब भी आदमी कोई भी पोएट होता है, राइटर होता है, तो वो अपनी ग्रो करता है। अगर ग्रो नहीं करेगा, ग्रो मतलब चेंजेस को समझना और चेंजेस को समझाना, तो मैं आज इसलिए उसकी व्याख्या कर रहा हूं तो आपको बुरा लग रहा है। कल अगर कोई और भी राइज करेगा तो हमें उसकी व्याख्या भी करनी पड़ेगी। एक समाज विज्ञानी होने के नाते तो ये आपका दायित्व भी है। बद्रीनारायण जी, मैं ये चाहूँगा कि अगर आप हमारे पाठकों के लिए इस कविता का पाठ कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं ये आपके लिए लेकर आया हूँ। धन्यवाद अनंत जी, मैं ज़रूर आपके पाठकों के लिए कविता पढ़ूँगा। इस कविता के बहुत पाठ हुए हैं उसमें, लेकिन बहुत कुछ पाठ हैं जो शायद अच्छे लगते हैं। मेरा भी पाठ कितना अच्छा होगा मैं नहीं कह सकता कभी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। प्रेत आएगा, किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम पत्र, गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच नोच खाएगा, चोर आएगा तो प्रेम पत्र चुराएगा, जुआरी प्रेम पत्र पर ही दांव लगाएगा, ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे प्रेम पत्र, बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी, आग आएगी तो जलाएगी प्रेम पत्र, बंदिशें प्रेम पत्र पर ही लगाई जाएंगी, सांप आएगा तो ढसेगा प्रेम पत्र, झिंगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र, कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे, प्रलय के दिनों में सप्तर्षि मछली और मनु सब वेद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा प्रेम पत्र, कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना, मैं निपट अकेला कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम पत्र। बहुत धन्यवाद। ये थे बद्रीनारायण जी, जो आज दैनिक जागरण के हिंदी हैं हम के तहत जो हम जागरण वार्तालाप करते हैं उसमें हमारे अतिथि थे। बद्रीनारायण जी, आपने दैनिक जागरण के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत आभार। और ये कामना करता हूँ कि जिस प्रकार से हिंदी कविता ने वेब सीरीज़ में स्थान बनाई है, ये क्रम जो आरंभ हुआ है, ये और भी ज़्यादा वेब सीरीज़ के लोग हिंदी कविता की ओर आएँ, हिंदी की ओर आएँ। क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जिस वेब सीरीज़ में हिंदी के ऐसे प्रयोग होते हैं, जैसे एक वेब सीरीज़ में हमने देखा कि वो कहानी जामताड़ा की बता रहे हैं और उसमें कंटाप शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जबकि कंटाप तो खालिस कानपुर और उसके आसपास के इलाकों में बोला जाने वाला एक शब्द है और वहाँ इसका उपयोग होता है। लेकिन आज बद्रीनारायण जी ने हमारे लिए समय निकाला, हम अनुग्रहित हैं, हम उनके आभारी हैं। बद्रीनारायण जी, एक बार पुनः धन्यवाद आपका। और दैनिक जागरण हिंदी हैं हम में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा ये हमें अवश्य बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।